हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टाइल और मैथ क्लासेस में। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.5 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें एक आर्टिकल आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी बीजगणित विधि आती है इसमें। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताया था और इसको समझाया था खूब अच्छी तरह से। एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं यहाँ पर। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे पार्ट को। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तभी आपके बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आएगा। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए या इन क्वेश्चंस को समझने के लिए और आसानी से और अच्छी तरह से वो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ही है इसका। गाइस, यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमको दो समीकरण दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दो समीकरण दी हैं, 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए के यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए के किन मानों के लिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर एक्स वाई की नहीं फाइंड करनी। यहाँ पर बोला है ए के किन मानों के लिए, यानी ए के मान बताना है। ए के किन मानों के लिए ये समीकरण इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी तब यहाँ पर हमको क्या निकालना है। तो a1 b1 c1, यानी जो x दोनों इक्वेशन से एक्स बाई और कांस्टेंट टर्म होते हैं वो सारे पहले फाइंड करना है। फिर कंडीशन लगानी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कब होते हैं लीनियर इक्वेशंस के, वो कंडीशन लगाना है। उस कंडीशन लगाने पर हमारी ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, पहले का सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इन इक्वेशंस को सारे टर्म्स को एक साइड में रखेंगे, = 0। सेम यहाँ करते हैं, a - b × x + a + b × y। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, -b और +2 = 0। अब इनकी कंपेयर कराते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से, और यहाँ पर a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -7 है। अगर आप कंपेयर ना कराएं तब भी यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट डायरेक्ट a1 b1 c1 करके लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो a2 की वैल्यू यहाँ पर a - b है और b2 है a + b, और c2 यहाँ से आएगा निकल करके हमारा -3a - b + 2, यानी जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c2। अब हमको क्या दिखाना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चूँकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तब क्या होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। आप पहले पढ़ चुके होंगे पहली वाली एक्सरसाइज में कि अपरिमित रूप से अनेक हल जब होते हैं तब संगत जो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होता है उनका अनुपात, यानी उनका रेशियो तीनों का इक्वल रहता है। तो कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पर इनका रेशियो, और बाई के जो टर्म हैं कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो, ए का रेशियो, सबका कैसा रहेगा, इक्वल। ये वाली कंडीशन याद रखना है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू है a - b। b1 की वैल्यू यहाँ पर है 3 और b2 की वैल्यू है a + b। c1 की वैल्यू -7 है और c2 की वैल्यू है -3a - b + 2। a और b की वैल्यू यहाँ पर कब फाइंड होंगी, देखिए यहाँ पर तीनों, ये a - b बराबर है किसके, 3/a + b बराबर है -7/3a - b + 2।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अल्टरनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों को दो दो पार्ट्स में लिखते हैं गाइस। दो दो पार्ट्स में लिखेंगे किस तरह से, जैसे कि 2/a-b इक्वल टू 3/a+b। इसको ब्रेक करके लिख ले रहे हैं। अब एक मान में इसको इसके इक्वल लिख लेंगे, 2/a-b इक्वल टू -7/-3a-b+2। ठीक है, जब ये तीनों बराबर हैं तो तीनों आपस में बराबर होंगे, दो दो करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इस साइड में भेजेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस का 2b, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह इधर 3a यहाँ पर माइनस का 3b। ये क्वेश्चन 1 में किया है। इसी तरह से यहाँ इसको इधर भेजेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -6a -2b, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +2 2 जा 4 इक्वल टू 7 की इससे मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर a -b से, तो a से हो जाएगी, तब मैंने पहले माइनस का 7 है फिर प्लस का 7b। अब आगे से यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं कि a b को हम एक साइड में ले आते हैं। यहाँ पर दो समीकरणें बन जाएंगी, फिर से रैखिक समीकरण बन जाएंगी a और b की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2b, सारे टर्म को एक साइड में लाएंगे, माइनस का 3a और प्लस का 3b इक्वल टू 0। क्या बच जाएगा यहाँ से, देखिए माइनस का a रह जाएगा और प्लस का रह जाएगा 5b, ये इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ देखेंगे माइनस का 6 से ये ऑलरेडी है, -2b, 4 को वहाँ हम ले जाएंगे सेव, और इसको यहाँ ला रहे हैं, इधर साइड में ले आएंगे तो ये +7 है, माइनस का 7b इक्वल टू 4 वहाँ हो जाएगा माइनस का। यहाँ से क्या क्या रह जाएगा, देखिए a रह जाएगा, 7 - 6 a और 9b हो जाएगा, माइनस का 9b इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इन इक्वेशन से हमको दो इक्वेशन मिल गई हैं a b की फॉर्म में। हमको क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन से a b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन, चाहे हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का यूज़ कर लें और चाहे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट इक्वेशन रही हमारी और ये सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का है, जब हम जोड़ेंगे तो ये है इक्वल भी है, यानी यहाँ पर भी 1a है, यानी सिर्फ है, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर जोड़ने पर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर लिख देंगे हम जोड़ने पर ये a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 - 5 यानी कि माइनस का 4b रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 4 ही है, माइनस का 4b रह जाएगा। देखिए 1 + 1 माइनस से तो घटाया जाएगा, 9 में से 5 4 रह जाएगा, 9 माइनस का है इसलिए माइनस का, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 4 बन जा 4 यहाँ आ जाएगा। तो b का मान आ गया है 1, b का मान क्या आया है 1। a का मान निकालने के लिए हमको इस b के मान को इन समीकरणों में रख देना है। b का मान रख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये रही है हमारी, -a + 5 × b का मान 1 है, b का मान 1 है इक्वल टू 0। तो -a इक्वल टू 5 बन जाए 5, यहाँ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान इस तरह से आ जाएगा 5। तो इस तरह से देखिए a और b दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बोला गया यहाँ पर कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर दो समीकरण दी गई हैं, इसमें के आया हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसमें ये कह रहे हैं कि के किस मान के लिए, यहाँ पर भी के की किस मान के लिए के की वैल्यू फाइंड करना है। कह रहे हैं कि निम्न समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल जब नहीं होता है जब x के कांस्टेंट टर्म यानी x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है। समझ रहे बात, इनका
कोफिशिएंट कैसा होता है, इक्वल होता है। तो जैसा अभी किया था वैसा ही पहले करना है। सबसे पहले तो A1 B1 C1 यानी इनके कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बार हम इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, 3x + y - 1 = 0 और 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k - 1 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण को अच्छी सही ढंग से लिख लेंगे, यानी बराबर के एक साइड में सारे पद होना चाहिए, टर्म होना चाहिए, तो इसी तरह से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनकी कंपेयर कराएंगे जो मैंने इक्वेशंस होती है ax + by + cy = 0 से। तो यहाँ पर A1 B1 C1 लिखना हमारे पास मजबूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इनकी कंपेयर कराएंगे तो A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और B1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, C1 की वैल्यू -1। इनके जो कोफिशिएंट होते हैं x y के कोफिशिएंट वही लिख देते हैं, जो का तो वही A1 B1 और C1 होते हैं। A2 यहाँ पर 2k - 1 है, इतनी बड़ी वैल्यू, और B2 है k - 1 और C2 है यहाँ पर -2k - 1। अब क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। जब रैखिक समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं होता है तब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2, यानी A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। ये कंडीशंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 B1 C1 A1 B1 की वैल्यू रख देंगे और A2 B2 की वैल्यू रख देंगे, तब के में एक इक्वेशंस आ जाएगी, उसको सॉल्व करने पर के की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पर पुट कर रहे हैं। A2 की वैल्यू है 2k - 1 = B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू है k - 1। यहाँ पर वैल्यू जब निकलेगी जब एक साइड में k वाली हो, तो ये अपॉन में यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पर 3k - 1। सिमिलरली हियर यहाँ पर इक्वल टू यानी बराबर 1 की गुणा में पहुँच जाएगा ये 2k - 1, और जब 1 से गुणा होगी किसी की भी तो वो उतना ही रहेगा। अब के वाले सारे पद एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 2k आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इस साइड में, -1 पहले से ही है, यहाँ 3 आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ k रह जाएगा, 3 में से 2 कम कर देंगे तो 1 रह जाएगा, यानी k रह जाएगा सिर्फ, और 3 - 1 यहाँ पर रह जाएगा 2। तो इस तरह से k का मान निकल गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ यार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 3 में क्या आता है, देखिए 3 में हमको 2 लीनियर क्वेश्चन दे रखी हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि इन इक्वेशंस को, यानी लीनियर इक्वेशन को, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से और बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से और बज्रगुणन विधि से। तो ये आपकी सेल्फ पावर का टेस्ट है, आपने इतना अभी तक पढ़ा है और सीखा है वीडियो से, जैसे भी जहाँ कहीं से भी जो आपको कंटेंट मिला है, तो आप देखें यहाँ पर कि हमको ये क्वेश्चन कर मिलता है या नहीं कर मिलता है। यहाँ पर पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अगर एलिमिनेशन मेथड अभी तक नहीं सीखा है तो इससे लास्ट वीडियो में मैंने एलिमिनेशन मेथड बहुत बेहतरीन तरह से बताया है, विद एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ बताया। हम वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन को बड़ी आसानी से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड दोनों पढ़ा है। एलिमिनेशन मेथड भी बताया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी बज्रगुणन विधि भी बताया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कंडीशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पर हमको इक्वेशंस पहले बनानी है, फिर उसके बाद में हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कई सारे पार्ट हैं, इसमें 5 पार्ट हैं, कंडीशनल पार्ट हैं सारे, यानी स्थिति दी हैं। पहले हमको समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद समीकरण बनाने के बाद में उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, समझ रहे हैं बात, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मासिक व्यय का 1 भाग जो है, एक पार्ट है नियत है, यानी मासिक व्यय नियत है। ठीक है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्र के लिए व्यय अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्र के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए।
कि महीने का एक भाग तो फिक्स है कि इतने इतने टाइम का इतना रुपये पड़ेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपने भोजन लिया है उसका एक दिन का अलग से देना पड़ेगा, उसके अलावा जो लेगा भोजन उसका अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं यानी दो आदमी हैं, ए और बी। ए को 1000 रुपये महीने का अदा करना पड़ रहा है और बी को 1180 रुपये। किस शर्त पे? ए ने 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन लिया है और बी ने 26 दिन लिया है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि एक मासिक व्यय कितना है और प्रतिदिन व्यय क्या है। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना होता है वही मान लेंगे हम। यहाँ पर कुछ नहीं पता है लेकिन कुछ पता है, उसको पहले ज़रा नोट कर लेते हैं। क्या पता है? ए ने भोजन लिया है यहाँ पर 20 दिन एक्स्ट्रा और 1000 दिया है, और बी ने भोजन लिया है एक्स्ट्रा 26 दिन, उसने दिया है 1180 रुपये। नियत इसमें मिला हुआ है। क्या बोलना है यहाँ पर? नियत इसमें मिला हुआ है। अगर नियत यानी महीने का है, महीने के नियत भाग का x रुपया है, x रुपये है टोटल, तब ये 1000 के बराबर बैठेगा और ये 1180 के बराबर बनेगा। इसी से समीकरण बनेगी यहाँ पर ही हमारी। तो हमने क्या माना है यहाँ पर कि माना नियत व्यय है x रुपये एवं प्रतिदिन अतिरिक्त व्यय ₹22 है। नियत व्यय 100 रुपये है और प्रतिदिन अतिरिक्त व्यय ₹22 है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न अनुसार यानी लिखेंगे हम क्या समीकरण बनेगी, क्या स्थिति, इस स्थिति को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। नियत व्यय है 100 रुपये, नियत व्यय 100 रुपये है और उसने 20 दिन भोजन और लिया ए ने। ये ए वाले व्यक्ति की बात हो रही है। एक दिन का बाई है तो 20 दिन का हो जाएगा 20 बाई। महीने का दिया है 1000 तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। इसी तरह से दूसरी समीकरण आ जाएगी x + 26y बराबर 1180 रुपये। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समझ रहे हैं बात? समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी इस तरह से बन गई हैं दोनों समीकरण। कैसे बनी? नियत व्यय हमको नहीं पता था, ना ही प्रतिदिन एक्स्ट्रा व्यय पता था ये, लेकिन ये पता था कि एक ने 20 दिन भोजन किया तो टोटल 1000 रुपये देना पड़ा, और एक ने 26 दिन लिया एक्स्ट्रा तब 1180 देना पड़ा। तो यहाँ पर हमारे लिए पहले मानना पड़ेगा कि नियत इतना है, x है, और अतिरिक्त वाला y है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको x y का मान निकाल देना है, बस सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे ये बोला नहीं गया है कि कौन से मेथड से निकालना है। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? एक लाइन देंगे, फिर लाइन देने के बाद में किसी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर x घटाने पर ही ख़त्म होगा। दोनों प्लस के हैं, जब एक जैसे चिन्ह के होते हैं बराबर वाले तब माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए x से x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ माइनस का 26y है, यहाँ प्लस का 20y है, तो माइनस का 6y रह जाएगा। यहाँ पर माइनस 1180 है, वहाँ पर 1000 है, तो माइनस का 180 घटाने पर बच जाएगा। दोनों माइनस के ये कैंसिल। 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, बाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30, बाई की वैल्यू 30। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? बाई का मान ये किसी एक समीकरण में रख देते हैं हम। तो बाई का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या होगा? x + 20, समीकरण 1 में 20 है, बाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 30, बराबर आ जाएगा 1000 की। x बराबर यहाँ 2 तियाँ 6 यानी 600 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1000 के। x बराबर 1000 माइनस 600, 1000 में से जब 600 कम हो जाएंगे तो आ जाएगा 400 रुपया। इस तरह x का मान आया है 400। आप अपने उत्तर की पहले जांच कीजिए। देखिए x है 400, इस वाले समीकरण से हम जांच करते हैं। x कितना है? 400 है, और y कितना है? 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 400। क्या लिखेंगे?
400 प्लस 20 से मल्टीप्लाई हो रही है बाई में, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, कितना आ जाएगा 2 3 6 600, कितना आ जाएगा 1000, और वही 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों साइड बराबर है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस करना है। कोई मेथड जहाँ पर बोला जाए इस मेथड से करना है उस मेथड से करेंगे, वरना जहाँ पर जो मेथड सिंपल लगेगा उससे करेंगे। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बाकी के यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे। हर इक्वेशंस का आपको हर क्वेश्चन की इक्वेशंस बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से मेथड से ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बने रहिए वीडियो में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद में उससे इक्वेशंस बनवाएंगे, सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है गाइस, अगर सॉल्व ना हो आपसे या तो आप नोट्स चाहते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कमेंट्स में बता दीजिएगा, और वरना सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए गाइस दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 जब अंश से घटा लिया हमने तब, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हमको क्या क्या पता है कि एक बार भिन्न हो रही है 1/3 और एक बार हो रही है 1/4। यहाँ पर अंश से घटाया जाता है। अंश से कितना घटाया जाता है यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर अंश से घटाया जाता है 1, अंश से 1 घटाया जाता है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है तब 1/4 हो जाती है। हर में क्या जोड़ दिया जाता है 1/8 जोड़ दिया जाता है तब 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो भिन्न में 2 ही चीज़ें होती हैं। भिन्न में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं अंश और हर। अंश और हर, ना ही यहाँ पर आपको अंश पता है और ना ही हर पता है। अगर आप मान लें कि अंश x है और हर y है, तब भिन्न बन जाएगी x/y। अब इससे हमारी ये समीकरण से इक्वेशंस कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये बोल रखा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है, x/y 1/3 के बराबर हो जाता है। कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, इनकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x - 3 और इनकी यहाँ पर y, ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह से क्या बोल रहे हैं कि 8 जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है 1/4। ये x/y 1/4 के बराबर हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई यहाँ इनकी मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। आपकी मर्जी है जिस मेथड से सॉल्व करें। चलिए फिर तीसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। 40 अंक ये कब आए हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं यानी 3 नंबर, और गलत पर 1 नंबर काट लिया गया है। ठीक है, तब 40 आए हैं, 40 अंक अर्जित किए। आगे समझते हैं। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे ये बताना है हमको। टेस्ट में कितने % थे, तो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर समझने वाली हैं कि सही उत्तर पर मिले हैं पहले 3 अंक और गलत उत्तर पर काट दिए गए हैं 1 अंक। गलत उत्तर पर 1 अंक, तब टोटल मिले हैं 40 कुल मिलाकर के काट पीट करके। यहाँ पर जब सही उत्तर पर मिल रहे थे 4 अंक और गलत उत्तर पर कट रहे थे 2 अंक, तब मिले हैं 50। यहाँ पर आपको ये बताना है कि टेस्ट में कुल कितने % थे। टेस्ट में कुल कितने % थे। तो यश ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, इससे हमको क्या पता लग रहा है, वो सही भी किए हैं, उसमें से कुछ गलत भी किए हैं। तो सही क्वेश्चंस किए उसमें कितने नंबर आए उसके, और गलत क्वेश्चंस किए उसमें कितने नंबर आए, ये कैसे पता लगेंगे। हमें ये पता है कि एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिला है और एक क्वेश्चन गलत नंबर पर करने पर 1 नंबर मिला है। कितना नंबर मिला है, 1 नंबर मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहली तो बात यह है कि सही कितने किए और गलत कितने किए, तभी तो टोटल % निकलेंगे। तो टोटल जितने थे उसमें से उसने कुछ सही किए और कुछ गलत किए। तो अगर यहाँ पर मान लें कि यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है और यश द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y है, तब इन कंडीशन से हम इक्वेशन बना सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगी। सही क्वेश्चन के लिए उसके कितने नंबर मिल जाएंगे, तब 3x। सवाल जो थे x प्रश्नों की संख्या है जो उसने सही किए हैं, तब सही प्रश्न किए हैं उसने x, तब सही प्रश्न को कितने उत्तर मिल गए 3x। इसमें से अगर गलत कितने किए हैं, गलत किया है यहाँ पर सिर्फ y क्या है प्रश्नों की संख्या, और एक
क्वेश्चन प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर काटा गया है, तो इसमें से बाई कम कर लिया गया है, तो कुल मिलाकर के आए हैं 40। इसी तरह से सही उत्तर पर मिले हैं कितने नंबर मिलेंगे, 4x दूसरी शर्त में, और गलत उत्तर पर यहाँ पर आ जाएगा 2y। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2y, तब बराबर आ जाएगा 50 के। किसके बराबर आ जाएगा, 50 के। गलत है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी मेथड से, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ये नहीं बोला गया है। कैसे करेंगे एक बार फिर से समझिए। टोटल नंबर आए 40 नंबर कब आए हैं, जब उसने ये गलत 40 नंबर आए हैं कि एक क्वेश्चन का सही उत्तर देने पर 3 मिले हैं और गलत देने पर 22। तो यानी कि सही प्रश्न और गलत प्रश्न, टोटल प्रश्न हल करने पर वहाँ पर कट किए गए, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही किए हैं और जिसने गलत किए हैं उनका नंबर उसमें से निकाला गया है। ठीक है, उनका नंबर निकाला गया है, तब 40 के बराबर आए। इसी तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत समझ जाएंगे। ठीक है, हल कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। समझ रहे हैं बात आप। और फिर क्या है, तो वे 5 घंटे पश्चात, यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस को एक बार पहले फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 कारें हैं, एक राजमार्ग है कोई, यहाँ पर राजमार्ग हम इस तरह से बना लेते हैं। ये राजमार्ग है कोई, इस पर 2 स्थान हैं ए और बी, 2 स्थान हैं ए और बी। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। पहली कंडीशन कह रही है यहाँ पर कि 2 कारें हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। यानी अगर एक कार इस साइड में जा रही है तो दूसरी साइड कार भी इसी साइड में जा रही है। कितने घंटे बाद मिल रही हैं, 5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद मिल रही हैं, 5 घंटे बाद मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर जो कार ए, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने मान लिया है कि अगर जो ए से कार चल रही है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बाई से चल रही है उसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 5 घंटे में ये कितनी चाल चल लेंगी, दूरी और चाल और दूरी वाला ये फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए कैसे होगा। तो ये वाली कार कितनी दूरी तय करेगी 5 घंटे में। यहाँ पर दूरी हमको निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। ए जो स्थान से कार चलेगी ये दूरी निकालना है, तो ये दूरी निकल कर आएगी इस वाले फार्मूले से। चाल कितनी है इसकी, x, और समय कितना है 5। कितना आ जाएगा 5x। तो बी स्थान से जो कार चलेगी 5 घंटे में वो कितनी दूरी चलेगी, इसी तरह से वो चलेगी 5 बाई चलेगी कि नहीं चलेगी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, ये 5 बाई दूरी चलेगी और ये चलेगी 5x दूरी, तब जा कर के एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसमें से ज़्यादा दूरी कौन सी कार चलेगी, ए वाली कार। कितनी ज़्यादा चलेगी, ये 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। 5 घंटे बाद ये दोनों कारें चल करके एक ए से और एक बी से एक स्थान मान लिया यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जाने में ये वाली कार 100 किलोमीटर दूरी ज़्यादा चलेगी, ये वाली कार 100 किलोमीटर दूरी कम। तो यहाँ पर मैथमेटिकली जो दूरी निकाली है, ए ने चली है 5x और बी ने चली है 5y। यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा वाली दूरी है 5x और इसमें से जब हम 5y घटा देंगे तो 100 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है 5x, यानी ये से जो कार चल रही है यहाँ तक पहुँचेगी 5x में, और यहाँ से यहाँ तक आई है 5y। तो इतनी दूरी रह गई, ये क्या आ जाएगी 5x माइनस 5y। तो ये इतनी दूरी हमको पता है 100। यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे और 5 कॉमन ले लेके यहाँ पर बटे में पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 पंजे 100। ये समीकरण नंबर हमारी 1 बन गई है। ठीक है, अब दूसरी समीकरण में क्या बोल रहे हैं कि यदि दोनों कारें एक ही साइड में चलें, यानी दोनों कारें जो हैं हमारी अब एक ही साइड में आ रही हैं तो 1 घंटे के बाद मिल रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 1 घंटे में ये वाली कार कितनी दूरी चलेगी, 1 घंटे में ए वाली कार चलेगी x किलोमीटर, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है इसकी 1,
दूरी हमको पता नहीं, निकालना है। चाल हमको पता है x है, समय कितना है 1 घंटा, तो x की जब गुणा 1 से कर देंगे तो आ जाएगा x। इसी तरह से b से जो चलेगी वो कितनी दूरी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये x चलेगी 1 घंटे में, ये y चलेगी, तो क्या बोल रहे हैं कि एक ही जगह पर मिल जा रही हैं, यानी दोनों मिलकर के कितनी दूरी तय कर ले रही हैं 22। ये टोटल दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, मिल रही है। अगर ये कार यहाँ से चली यहाँ तक आ गई, ये कार 1 घंटे में यहाँ से चल करके यहाँ गई, तो दोनों कारें इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिल गई, तो दोनों कारों के द्वारा कितनी दूरी चली गई टोटल 100 किलोमीटर। इसने चली है x और इसने चली है y, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 100। ये देखिए यहाँ पर दो कितनी सिंपल से इक्वेशन आ गए, इनको हल कर लेंगे x y का मान निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद उसकी कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसकी क्वेश्चंस बनवा के आराम से उसका सॉल्यूशन भी। वाचिंग माय वीडियो।